हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक चल रहा है? पढ़ाई अच्छे से हो रहा है घर पे? बाहर तो नहीं निकल रहे हैं आप? तो घर में रहिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बाहर जाना इस समय सही नहीं है। माहौल बहुत गलत चल रहा है इस समय, क्योंकि बीमारी का प्रकोप दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो आप लोग घर में रहिए और घर में पढ़ाई करिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके पहले हम बायो भी पढ़ाए हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाए हैं, लेकिन आप उस वीडियो को भी देखते रहिएगा और लाइक और कमेंट आप देते रहिए। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है यह है मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला क्या होता है। हम केमिकल फार्मूला नहीं, इंपिरिकल फार्मूला को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। इंपिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो एक आपके सामने एक शेर सुना दे रहे हैं, 2 लाइन का है, उसके बाद हम अपना पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो शेर इस टॉपिक पे है कि इस समय सब लोग इस कोरोना वायरस से सब लोग बहुत चिंतित में हैं और बहुत परेशान हैं। हर एक व्यक्ति बहुत परेशान है अपने काम को लेके, अपने लाइफ को लेके। तो लेकिन कोई भी वैसा वायरस है, चाहे वायरस का बाप हो, कोई ऐसा जो मानव को परेशान और मानव जाति को या चाहे किसी भी जीव को या चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म को परेशान कर रहा है इस समय, किसी की औकात नहीं है जो मानव उसको मार ना सके। एक ना एक दिन उसका अंत जरूर होगा। तो इसी पे एक 2 लाइन का शायरी है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है कौन सूरमा इस जग में जो टिक सके मानव के मग में। तो कोई किसी का औकात नहीं है जो मानव के आगे आ जाए। तो इस कोरोना वायरस का अंत जरूर होगा। हम बस इस शायरी के माध्यम से आपको बताए हैं। तो अंत एक दिन जरूर होगा, लेकिन आप लोग घर में रह के अच्छे से पढ़ाई करना चालू करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना काम करते रहिए। अब बाकी ये काम तो एक दिन इसका अंत जरूर हो जाएगा, आज नहीं तो कल। तो ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है ये है इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंपिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। देन आगे हम लोग इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इंपिरिकल फार्मूला को। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करें इंपिरिकल फार्मूला। तो हमने यहां पे डेफिनेशन लिख दिया है कि इंपिरिकल फार्मूला जो होता है यह एक केमिकल फार्मूला है जो क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर में होता है। किस नंबर में होता है? एकदम सिंपलेस्ट होल नंबर में होता है। लेकिन हम बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला का तो वह एक्चुअल होल नंबर में होता है, यानी जो उसका फार्मूला है वो उसी के रूप में रहते हैं, उसके अंदर के एटम, उस कंपाउंड के जो एलिमेंट होंगे वो उसके एक्चुअल होल नंबर में होंगे। एग्जांपल के तरीके से हम बता रहे हैं, हमने बताया कि इंपिरिकल फार्मूला क्या होता है, यह होता है सिंपलेस्ट होल नंबर में। जैसे हम आपके सामने हम बात करें बाबू, एक एग्जांपल लें हम किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, H2O2 का लें। ठीक है, तो ये क्या है भाई, यह मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसका जो सिंपलेस्ट होगा वो क्या होगा, इसका रेशियो देखा जाए क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1:1, बोलो ना। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, यानी क्या होगा मॉलिक्यूलर इंपिरिकल फार्मूला, HO होगा, क्योंकि एकदम सिंपलेस्ट रूप में है, ये सिंपलेस्ट होल नंबर में है ना। तो इंपिरिकल फार्मूला कहता है कि क्या हो, वह सिंपलेस्ट होल नंबर में हो। दूसरा एग्जांपल हम बात करें, देखिए दूसरा एग्जांपल का क्या बात करना है भाई, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, इसका हमको क्या निकाला, इंपिरिकल फार्मूला। तो हमने बोला सिंपलेस्ट होल नंबर में होना चाहिए, तो इसका सिंपलेस्ट क्या होगा, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, यानी इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, C1, क्योंकि C के नीचे 1 है और H के नीचे 2, CH2 और O1, यानी क्या होगा, CH2 वो, ये क्या हो गया, इंपिरिकल फार्मूला हो गया किसका, ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो यह ही है। तो यानी इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो एक्चुअल होल नंबर में होगा, वो अपने वास्तविक में रहेगा, H2O2 होगा।
अगर ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6 होगा, या अपने एक्चुअल होल नंबर में होगा, लेकिन इसका जो सिंपलेस्ट होल नंबर होगा वो क्या होगा, इंपिरिकल फार्मूला होगा। अगर हम बात करें बेंजीन का, तो बेंजीन का क्या होता है, C6H6 होता है, इधर भी C6H6 लिखते हैं क्योंकि इसका तो वही होगा, एक्चुअली वाला होगा, लेकिन इसका इंपिरिकल फार्मूला क्या होगा, रेशियो 6 1 जा 6 6 1 जा 6 1:1 रेशियो, यानी CH होगा। इसका क्या हो जाएगा, ये इंपिरिकल फार्मूला हो जाएगा, और इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। पक्की बात। तो ये लेकिन क्या भाई, लेकिन सर जी आप ये बताइए कि CO2 का इंपिरिकल फार्मूला क्या होता है, तो CO2 होता है, क्योंकि इसका रेशियो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, रेशियो 1 यहाँ है तो 2 यहाँ है, इनका सिंपलेस्ट रेशियो यही होगा, इसी में इससे कम नहीं हो सकते, यहाँ भी CO2 होगा। कहा जाए वाटर का, तो वाटर का भी एकदम सिंपलेस्ट अपने सिंपलेस्ट रूप में है, 2 और 1 के रूप में है, तो यहाँ भी वाटर का भी यही होगा, यानी इंपिरिकल फार्मूला CO2 का और वाटर का क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होंगे जिनका इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो ये था आपके सामने हमने बताया कि इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में अंतर क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, इतना आप राइट डाउन कर लीजिए, करिए। अब एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट, अगर ये वर्ड आपको दिखाई ना दे तो हमारी आवाज आप सुन सकते हैं ना, तो इसको लिख लीजिए सुन रहे हैं तो, कैलकुलेट इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या कह रहा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब देखिए, कैलकुलेट इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या करना है, कैलकुलेट करना है इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें कैल्शियम की जो परसेंटेज दे दिया है 40%, कार्बन दे दिया है 12%, ऑक्सीजन दे दिया है 48%, और मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, 100 दिया है। यानी आपको इतना क्या दिया है, गिवन दिया है, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है और मॉलिक्यूलर मास दिया है, और पूछ रहा है कि आप इंपिरिकल फार्मूला बताइए और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। तो एक दिमाग में रख लीजिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है n इंटू इंपिरिकल फार्मूला। पक्की बात, इतनी बात आप ध्यान में रखे रहिएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है n इंटू इंपिरिकल फार्मूला, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला बटे इंपिरिकल फार्मूला। ये दो फार्मूले हैं, बस एक फार्मूला है, इसी का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट लिखते हैं हम। सबसे अच्छा ट्रिक है कि सबसे पहले आप एलिमेंट लिख लीजिए, एलिमेंट के बाद आप परसेंटेज लिख लीजिए, परसेंटेज के बाद आप क्या लिख लीजिए, एटॉमिक मास लिख लीजिए, एटॉमिक मास लिख लीजिए, और फिर मोल निकाल लीजिए, इसका एलिमेंट का क्या निकाल लीजिए, बोलो ना, मोल ऑफ एटम। पहले मोल निकाल लीजिए, मोल ऑफ एटम। फिर क्या निकाल लीजिए, रिलेटिव, एलिमेंट का क्या रिलेशन, रिलेटिव रेशियो निकाल लीजिए, रिलेटिव रेशियो, और क्या निकाल लीजिए, सिंपलेस्ट रेशियो। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, इंपिरिकल फार्मूला मिल जाएगा। जैसे एलिमेंट कौन है भाई, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, बोलो ना, एकदम आराम से निकालेंगे। हमने क्या लिखा, हमको दे दी कैलकुलेट करना है इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें मॉलिक्यूलर मास 100 दे दिया है, कार्बन का परसेंटेज दिया है, और कैल्शियम का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो कैल्शियम का परसेंटेज हमने 40 लिख लिया, कार्बन का कितना दिया है 12 दिया है, ऑक्सीजन का 48 दिया है। हमको कैल्शियम का एटॉमिक मास जानना चाहिए, लिखना पड़ेगा। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ 16 होता है। पक्की बात, एटॉमिक मास हो गया। मोल, आप मोल का फार्मूला यहां पे हम लिख दे रहे हैं, मोल इक्वल टू होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, बोलो ना, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम का। तो बताओ मॉलिक्यूल मोल में क्या, वेट ए है, मास दिया है, वेट बाई मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट,
यानी वेट क्या है, मास ए है, वेट अब आई बाई मास परसेंटेज, तो 40/40 ये मोल निकल जाएगा, 1 हो गया। इसका मास वेट यानी मास 12 बाई परसेंटेज 12 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक ये देखिए ये क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन का वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, किसका मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन का, तो 48 बटे मॉलिक्यूलर मास वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 16, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बोलो ना। तो कितना हो गया 48, यानी इसका नंबर ऑफ मोल एटम मोल आपका निकल गया। इस कैल्शियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का हमें क्या हो गया, मोल मिल गया। मोल का फार्मूला क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर मास है, ये क्या है, ये परसेंटेज दिया है, परसेंटेज यानी कितना परसेंट है, अब मॉलिक्यूलर मास से, यानी ये जो है मास है, मॉलिक्यूलर मास है, ये क्या है परसेंटेज, तो मॉलिक्यूलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इस परसेंटेज में, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा, बोलो ना। ये क्या है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ये है मॉलिक्यूलर वेट किसका, कैल्शियम का, ये है 12 मॉलिक्यूलर वेट किसका, कार्बन का, ये है 16 मॉलिक्यूलर वेट किसका, ऑक्सीजन का। ये क्या है, परसेंटेज दिया हुआ है 48, 12 और 40, तो मोल आप निकाल दिए। अब इसका रिलेटिव रेशियो क्या है, रिलेटिव रेशियो ये कहता है कि ये जो मोल नंबर ऑफ मोल आए हैं 113, इसमें सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा 1 होगा, तो 1 से क्या करेंगे, रिलेटिव निकालने के लिए जो सबसे सिंपलेस्ट होता है उससे डिवाइड कर दिया जाता है, सब प्रत्येक एलिमेंट के मोल में, प्रत्येक एलिमेंट के मोल से, मोल में किससे डिवाइड कर दिया जाता है, सिंपलेस्ट रेशियो थे, तो ये क्या हो गया, मोल निकला, तो सिंपलेस्ट क्या है, डिवाइड कर दिया, 1 क्या है, सिंपलेस्ट है इन सब में, तो 1 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, इसमें भी 1 आ गया, सिंपल ये 3 है, 3 डिवाइडेड बाई, हम सिंपलेस्ट से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो सिंपलेस्ट कौन है, 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दिए, तो यानी 3, तो इनका सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, क्या आ गया, सिंपलेस्ट रेशियो, रिलेटिव रेशियो आ गया, बोलो ना, पक्की बात, रिलेटिव। अब सिंपलेस्ट रेशियो, रिलेटिव रेशियो, सिंपल रेशियो तो यही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 1 3 हो जाएगा, बोलो ना, पक्की बात। अब इससे हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कैल्शियम के जगह पे क्या है, 1 है, तो Ca1 लिख देंगे, कार्बन के जगह पे क्या है, 1 है, तो Ca1 लिख दिए, ऑक्सीजन के जगह पे क्या है, 3 है, तो 3 लिख दिए, ये 1 3, तो यानी सही तरीके से क्या हो गया लिखना, CaCO3 आ गया। ये क्या आ गया भाई, इंपीरिकल फार्मूला आ गया, बोलो ना, पक्की बात, क्या निकल के आ गया, इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल, हाँ ये क्या हो गया, इंपीरिकल फार्मूला निकल के आ गया, इंपीरिकल फार्मूला, सॉरी यहाँ पे मास लिख दिए हैं, इंपीरिकल फार्मूला निकल के आ गया, पक्की बात। हम जानते हैं कि इंपीरिकल फार्मूला इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इनटू n, बोलो ना, पक्की बात। तो अगर हम बात करें बाबू, पक्की बात, तो यहाँ पे है इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इनटू n हो गया कि नहीं हो गया, तो n इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इंपीरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, 1 हो गया, तो अगर हम बात करें n इक्वल टू हो गया, n इक्वल टू इंपीरिकल फार्मूला बटे मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इंपीरिकल फार्मूला कितना आया है भाई, इसका क्या है 40 होगा, ये 12 होगा, ये 48 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा भाई मॉलिक्यूलर 40 80 50 52 48 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यानी ये क्या लिखा, इंपीरिकल फार्मूला 100, अब बेटा ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो गया 100 इक्वल टू 1, यानी इक्वल टू क्या आ गया 1 हो गया, यानी कहने का मतलब ये है कि अब हम जानते हैं कि इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इनटू इंपीरिकल फार्मूला, तो n की वैल्यू कितना है 1, तो 1 रख दो इनटू इंपीरिकल फार्मूला, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और इंपीरिकल फार्मूला होगा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि सबसे पहले हमने इंपीरिकल फार्मूला निकाला, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, पूरा टोटल 100 हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा
मॉलिक्यूलर इंपिरिकल फार्मूला बटे मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इंपिरिकल फार्मूला का हम ऐड किए, टोटल तो 100 आया, हमको दिया है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर मास दिया है तो हमने लिख दिया 100 बटे इक्वल टू 1। अब 1 हम इस फार्मूले में क्या कर रख देंगे, यहाँ पे ये 1 को रख देंगे। जब 1 रख देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करना, तो वही बात हो गई। तो यानी इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना था इंपिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। कि यानी इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन और लगवा देते हैं। तो क्वेश्चन ये है, दिया है दूसरा क्वेश्चन ये है कि वेपर डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 30। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका वेपर डेंसिटी कितना दिया है, 30 दिया है। इसके आगे कह रहा है इट्स परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन 40 दिया है, हाइड्रोजन 6.6 दिया है, ऑक्सीजन 53.4 दिया है। तो बोल रहा है डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो हम सर जी ने हमको बताया था मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है n इंटू इंपिरिकल फार्मूला। अब इससे हम लोग निकालेंगे। एक बात, वेपर डेंसिटी हम लोग छोटे में जब छोटे थे तो पढ़ते थे कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वेपर डेंसिटी इक्वल टू का फार्मूला ये नहीं, यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। याद रखना, हमेशा याद रखना, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो भाई 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी वेपर डेंसिटी कितना दिया है 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 क्या हो जाएगा 60। यानी मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 30 आ गया। मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 30 आ गया। मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो यानी हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूलर एक और फार्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे वेपर डेंसिटी दिया है तो मॉलिक्यूलर मास हम आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो यानी वेपर डेंसिटी जब 2 दिया है, वेपर डेंसिटी हमें पता है, तो मॉलिक्यूलर मास हम 60 निकाल लेंगे। यानी हमें क्या पता चल गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मॉलिक्यूलर मास हमें पता चल गया, यानी इनटू इंपिरिकल फार्मूला। अब हमको क्या निकालना है, इंपिरिकल फार्मूला। अगर हमें इंपिरिकल फार्मूला आ जाए तो आराम से हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हमें पता ही है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बाबू, एलिमेंट का नाम लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे, फिर लिखेंगे मोल ऑफ एटम लिखेंगे, मोल ऑफ एटम लिखेंगे। बस वही काम हर जगह करना है। उसके बाद लिखेंगे रिलेटिव रेशियो याद कर लो, हमें क्या क्या निकालना पड़ता है इसके लिए, इंपिरिकल फार्मूला। उसके बाद लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो, बोलो ना। तो ऐसे बाबू एलिमेंट कौन कौन दिया है तो देख लो। एलिमेंट क्या है बबुआ, कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है। कार्बन का परसेंटेज 40 दिया है, हाइड्रोजन 6.6 दिया है, ऑक्सीजन 53.4 दिया है। बोलो अब इसका मॉलिक्यूलर मास कार्बन का 12 होता है, सॉरी मोल बाद में, पहले मास भी तो निकालना है, मास ऑफ एटम, पहले मास भूल गए थे हम, मास, अब फिर तब मोल निकालना है। क्या निकालना है, मोल। तो मास कितना होता है कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो मोल क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 12। यहाँ पे क्या परसेंटेज, यानी 6.6 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे क्या 53.4 डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 3 बार 3 36, 3.3 आ जाएगा। यहाँ पे 6.6 आ जाएगा, वही है। ये क्या हो जाएगा 16 32 होते हैं, ये भी क्या हो जाएगा भाई 3.3 हो जाएगा। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो 3.3 आ जाएगा। हमने कैलकुलेशन कर लिया है इसलिए आपको याद हो गया है। आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा तो ये 3.3 आ जाएगा। तो यानी आपका मोल पता चल गया। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, जो सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा तो 3.3 है, तो इसे डिवाइड कर देंगे।
तो पहले क्या हो 3.3 डिवाइडेड बाई 3.3 इक्वल टू 1। अब 6.6 आया है डिवाइडेड बाई 3.3 इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या आ गया है 3.3 डिवाइडेड बाई 3.3 इक्वल टू 1। अब वही रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो भी हो जाएगा क्योंकि रिलेटिव सिंपल में है तो सिंपलेस्ट में लिख दिए। अब हम देखें कार्बन क्या है भाई, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन के बाद क्या है 2 है और ऑक्सीजन के बाद क्या है 1 है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा CH2O। ये क्या निकल गया, ये निकल के क्या आ गया भाई इंपिरिकल फार्मूला। क्या निकल गया इंपिरिकल फार्मूला। अरे बोलो ना बबुआ बोलो। तो इंपिरिकल फार्मूला अगर हम इसका मास कैलकुलेट करें तो 12 हो जाएगा। बोलो बोलो। हाँ मॉलिक्यूलर मास हमें पता है ना, एक मिनट, मॉलिक्यूलर मास पता है, बहुत अच्छा हो गया। तो क्या हमें इंपिरिकल फार्मूला आ गया। हमको क्या पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया। तो हम सर जी हम लोग पढ़े हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है 2 इंटू इंपिरिकल फार्मूला। तो इंपिरिकल फार्मूला 2 यानी ये हो जाएगा 2 इंपिरिकल फार्मूला। इंपिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, इंपिरिकल फार्मूला यही तो हम निकल के आया है। तो CH2O तो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा C2H4O2। बोलो ना C2H4O2। ये क्या निकल के आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। बोलो ना ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। बोलो ये बात आपको हमेशा तैयार रहेगा, इसको राइट डाउन कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन देख रहे हो तो बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। पहले इतना राइट डाउन तो एक बार और समझा दे रहे हैं। हमने क्या किया था बाबू, हमने क्या किया, पूछ रहा था वेपर डेंसिटी, जल्दी समझा रहा है समझ लो एक बार और। वेपर डेंसिटी आपको दिया है, वेपर डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है 30। इस परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन का 40, हाइड्रोजन का 6.6, ऑक्सीजन का 53.4 दिया है। पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। हमने पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है यानी इंपिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी हमको 30 दिया है, 2 से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए। अब मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद परसेंटेज दिया है, परसेंटेज से हम इंपिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे। तो इंपिरिकल फार्मूला ये आ गया यानी मेन फार्मूला CH2O हो गया इंपिरिकल फार्मूला। अब हम पढ़े मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू 2 इंटू इंपिरिकल फार्मूला। तो इंपिरिकल फार्मूला ये दिया है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो C2 2 दूना 4 H4O2 यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल गया। तो ऐसे आप इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम आपको सबसे अच्छा आपको हमने नोट्स भी दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इंपिरिकल फार्मूला क्या होता है। उसके बाद हम आपको 2 क्वेश्चन लगा के अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर लिया। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो इसी पे अपने वीडियो को हम समाप्त करते हैं और अगले टॉपिक का मेरा अगला जो चैप्टर चालू होगा कल, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो आगे हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे। इसी पे अपने लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, ठीक है। थैंक यू।